जय हिंद दोस्तों। मेरा मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है क्लास स्ट्रगल एंड ग्लोबलाइजेशन। ये हमारा कार्ल मार्क्स के ऊपर आखिरी वीडियो है। नेक्स्ट हम लोग एमिली डर्कहेम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा मेंस का सवाल है, डिस्कस मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। इज क्लास स्ट्रगल इनएविटेबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन इन द थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़। इसकी जगह पे आपको शॉर्ट नोट भी लिखने को बोल सकता है ऑन ग्लोबलाइजेशन एंड क्लास स्ट्रगल। पहला पार्ट जो है वो अपन ने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियोस में, तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस नहीं करेंगे, हम सेकेंड पार्ट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो कार्ल मार्क्स ने अपने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, जो कार्ल मार्क्स और एंजल ने लिखा था इन 1848, वहाँ पे डिस्क्राइब किया था एक प्रोसेस जिसके तहत जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है वो विश्व भर में अपनी जड़ों को स्थापित करेगा। बचपन में क्या होता था, एक सीरियल आता था शक्तिमान, वहाँ पे तमराज किल्विश हुआ करते थे जो बोलते थे अंधेरा कायम रहे, अंधेरे को कायम करो एंड ऑल दैट। ठीक उसी तरह से कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि इंडस्ट्रीज़ जैसे पूरे विश्व भर में फैलेगा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के तहत, तो ये कैपिटलिज्म की जो प्रथा है, जिस तरह से कैपिटलिस्ट जो है वो लेबर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट की जो प्रोसेस है वो चलेगी, वो पूरे विश्व भर में पेंडेमिक की तरह फैलेगा, ऐसा उन्होंने बोला था। पेंडेमिक नहीं बोला था, ये तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन जब अपनी अर्ली स्टेज पे था ना, इट वाज लाइक एन एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ पे जो अमीर कंट्रीज़ होते थे वो जो थोड़े कम पावरफुल कंट्रीज़ है उधर जाके वहाँ के रिसोर्सेज को पूरी तरह से बर्बाद कर देते थे। अपना इंडिया का ही एग्जांपल ले लो, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए थे, बट क्या किया, हम पे राज करके चले गए, हमारे जो रिसोर्सेज थे उसको बर्बाद कर दिया, डोमेस्टिक मार्केट्स की बैंड बजा दी, तो मतलब बहुत बुरी हालत करके चले गए थे हमारी, है ना। तो ठीक यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो कि एकदम अर्ली स्टेज में जब हुआ था, तब एक तरह से वो एक्सप्लॉयटेशन का ही एक मोड बना था रिसोर्सेज को। वो तो ठहरी 1848 अर्ली पुराने ज़माने की बात, जब हमारी जन्म भी नहीं हुआ था। अब रीसेंट ट्रेंड्स पे आते हैं जब अपना जन्म हो चुका है। इन 2007 और 2000 के इरा में देखते हैं, जो मोर रिसेंट कंटेक्स्ट में जो रिचर जो थे उन्होंने कहा था ग्लोबलाइजेशन मतलब उन्होंने ये नाम से संबोधित किया था मैकडोनल्डाइजेशन। तो मैकडॉनल्ड्स किसकी कंपनी है, बाहर की, यूएस की, तो वेस्टर्न साइड की कंपनी है, और उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के तहत मैकडॉनल्ड्स का ब्रांच जो है हर जगह पे, किधर भी हर जगह पे आपको मैकडॉनल्ड्स मिलेगा ही मिलेगा, है ना, हर सिटी में मिलेगा ही मिलेगा, एक या दो। तो आप पूछ लो, आप किसी को पूछ लो वड़ा पाव खाना है कि मैकडॉनल्ड्स खाना है, तो वो मैकडॉनल्ड्स मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो मैकडॉनल्ड्स से प्रेफर करेंगे कि इट्स हाइजीनिक। वड़ा पाव पता नहीं कैसे बनाया होगा, इट्स सो अनहाइजीनिक काइंड ऑफ थिंग्स, हाइजीन कॉन्शियस। तो इस तरह से जो है मैकडॉनल्ड्स, तो यहाँ पे रिजर ने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन के तहत यूएस जो है अपनी ब्रांचेस हर जगह, अपनी बच्चे, अपनी कंपनीज हर जगह इम्प्लांट करेगा, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो, कोको कोला हो, इंटेल प्लैटिनम हो, ये सारे विदेशी कंपनी जो इंडिया या बाकी सारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो अपनी जड़ें स्थापित कर रही हैं, स्थापित करके वहाँ की इकनॉमी पे एक तरह से अपनी जो है कंट्रोल बना रही है, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो, उसके बाद इंटेल प्लैटिनम प्रोसेसर्स हो, कोको कोला हो, या फिर मिकी माउस हो। लोकल चीज़ों से बढ़कर लोग डोमेस्टिक मार्केट्स को कितना ज़्यादा हानि पहुंच रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से, इन सारे फॉरेन मार्केट्स की वजह से। डोमेस्टिक मार्केट, मोदी जी बोल रहे आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, मतलब डोमेस्टिक मार्केट्स को प्रमोट करो, लेकिन हम लोग इन सारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग फॉरेन मार्केट्स की तरफ और ज़्यादा झुकाव है, ब्रांड्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो लेट्स कट दैट टॉपिक अगेन। अभी ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक मतलब हम लोग सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट से ही पढ़ रहे हैं, तो उसी तक ही सीमित रखेंगे, हम लोग बाकी के कॉन्टेक्स्ट में बाद में कभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक और टर्म यूज़ किया गया है, दैट इज़ ग्लोबल अमेरिकनाइजेशन। तो अमेरिकन्स क्या करते थे,
ग्लोबलाइजेशन के तहत उनके पास पैसा भी बहुत है, उनके पास मिलिट्री पावर भी बहुत है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करते थे। चाणक्य की नीति थी साम दाम दंड भेद। तो यहाँ पे अमेरिका भी पहले तो समझाते थे, फिर दाम यानी पैसों की पावर का इस्तेमाल करते थे, फिर अगर नहीं माने तो मिलिट्री पावर यानी दंड का इस्तेमाल करते थे, और फाइनली जो उनकी गवर्नमेंट थी वो ओवरथ्रो हो जाती थी। दूसरी जो मतलब जिस कंट्री पे वो लोग ग्लोबलाइज करना चाहते हैं, जिस कंट्री पे वो लोग अपना जो सेटअप रखना चाहते हैं या फिर दुकान रखना चाहते हैं या फिर ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, उस कंट्री की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देते हैं मिलिट्रीली या इकोनॉमिकली, उनको खरीद लेते हैं, मतलब एक तरह से उन पे कंट्रोल कर लेते हैं। Undercover American activities conducted by the US Central Intelligence Agency (CIA) are now known to have brought about the overthrow of democratically elected government in Guatemala, Chile, etc. in the 1950 and 1970। तो यहाँ पे इन सारे कंट्रीज़ में दाम की जो नीति थी वो नहीं चली, यहाँ पे चली दंड की नीति। तो यहाँ पे लाइक कंट्रीज़ इन ग्वाटेमाला, चिली, इन सारे कंट्रीज़ में अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के ज़रिए जो है इन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, ओवर पावर कर लिया, और वहाँ पे अपनी मोनोपोली स्थापित कर ली। तो अमेरिका का क्या एम था? टू एक्वायर ऑयल रिच कंट्रीज़, जो कि मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट जिसकी ऑयल जहाँ पे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में मिली जाती है, तो उन सारे कंट्रीज़ के आसपास जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन सारे कंट्रीज़ को अपने वश में करना, कंट्रोल में करना, ताकि ऑयल पे अपना कब्ज़ा कर सके। ये था उनका मेन एम, अमेरिकन्स का मेन एम। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एक और टर्म जिसका नाम है न्यू एम्पेरियलिज्म। Hence, the new imperialism can be viewed from the conflict perspective as a more sophisticated version of the period of colonies expansion, which can integrate economic, militarily, political, and ideological control into activities beyond national borders। तो यहाँ पे न्यू इम्पेरियलिज्म यानी कि न्यू ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये जस्ट अ सेक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यानी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से न्यू इम्पेरियलिज्म जो है ये पुराने कॉलोनिस्ट एक्सपेंशन, जैसे कॉलोनिस्ट एक्सपेंशन मतलब जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आके एक्सपेंशन के उद्देश्य से आके अपने को रूल करके चले गए, हमारे पे पूरा कंट्रोल कर लिया, राज कर लिया, उसी का एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है न्यू इम्पेरियलिज्म, जो कि रिसेंट ट्रेंड में चल रहा है। तो पहले के ज़माने में क्या था, मतलब पुराने के ज़माने में सिर्फ बल का इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ पे छल और बल। आज के ज़माने में छल और बल यानी सोफिस्टिकेटेड वर्जन में जो है पूरी तरह से एक्सपेंशन भी करते हैं, और एक्सप्लॉइट होने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो एक्सप्लॉइट, वो बर्बाद हो चुका है, वो लुट चुका है, उसको पता भी नहीं चलता। इस तरह से एक्सपेंशन करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं एज़ पर द न्यू इम्पेरियलिज्म। ठीक है, ये पुराने एक्सपेंशन पॉलिसीज़ या इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसीज़ का ही एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। वहाँ पे डायरेक्टली छल के, बल के प्रयोग से जो है कंट्रोल किया जाता था, यहाँ पे छल और बल दोनों की मतलब मदद से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। सो रीसेंट ट्रेंड इन ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। अपन इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन टेक द फॉर्म ऑफ कंपनीज relocating their operations to areas of world where labor is cheaper and more compliant and legal protection of working practice and conditions less strict than in the West। तो यहाँ पे वेस्ट की जो कंट्रीज़ है, वेस्ट की जो कंपनीज़ है, वो अपनी कॉल सेंटर्स, अपन इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं, वेस्ट के कई कॉल सेंटर, यहाँ पे डाइसोम वैक्यूम क्लीनर्स के काफ़ी सारे जो कॉल सेंटर्स वगैरह यहाँ पे इंडिया के जगह जगह स्टेट में खुले हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनके वहाँ पे लेबर्स यहाँ पे सस्ते मिलते हैं, यहाँ के जो लॉज है, कानून है, काफ़ी कम स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू देयर कंट्री, तो इसीलिए यहाँ पे बिज़नेस करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसीलिए यहाँ पे खोला गया है। यहाँ पे डाइसिम वैक्यूम क्लीनर का एग्जांपल दिया है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पता है। द एक्सपेंशन ऑफ कॉल सेंटर्स to third world location has been a feature of the banking, insurance and ICT sector of many Western economies. Companies like Dyson vacuum cleaners have relocated their entire business operation abroad to take advantage of cheaper production process and labor। यहाँ पे जो चीज़ Dyson vacuum cleaner का ही एग्जांपल ले लो,
अगर वो लोग वहाँ पे अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करते तो मान लो उनको $10 पड़ता, ठीक है, पर पर्सन पर चीज़ का $10 पड़ता प्रॉफिट। लेकिन वही चीज़ अगर वो इधर अपनी कंट्री अपनी इंडिया में करते हैं तो उनको $100 ज़्यादा प्रॉफिट मिलता, मतलब $20, लेट्स टॉक इन डॉलर्स, उनको $20 का प्रॉफिट मिलता। अगर वो अपनी कंट्री में ये करते तो उनको $10 का प्रॉफिट मिलता। लेकिन वो अगर हमारे कंट्री में ये करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेबर चीप होता है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो इतना भयानक, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू देयर कंट्रीज़, तो यहाँ पे अगर वो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस होता है, तो इसलिए उनको प्रॉफिट मार्जिन भी उनका ज़्यादा होता है। इसलिए उन्होंने सारी जो कंप्लीट रीलोकेशन यहाँ पे किया हुआ है और अपना पूरा बिजनेस सेटअप जो है यहाँ से करते हैं। आपको इकोनॉमिक्स में इसके ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। जब आप लोग टैक्सेशन वगैरह करोगे तब आप लोग को कुछ टर्म्स हैं जो मिलेगा कि डबल टैक्सेशन क्या होता है, किस तरह से कंपनीज रीलोकेट करती है, उनको टैक्सेशन बेनिफिट क्या होता है, DTA एक्ट क्या होता है। तो ये सब जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम आगे कंक्लूजन के ऊपर, तो कंक्लूजन मैंने ग्लोबलाइजेशन का एक 2 वे व्यू लिखा है कि एक तरह ग्लोबलाइजेशन को जो है वो अगर आप दूसरी कंट्रीज़ यहाँ आके अपना बिज़नेस सेटअप खोलती है तो यहाँ पे लेबर को नौकरी मिलती है, एक तरह से लोग मतलब लेबर्स को नौकरी मिलती है, काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है काफ़ी हद तक सॉल्व होती है। तो ये एक तरह से अच्छी बात है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है, जो भी मुझे समझ में आए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग अपने हिसाब से कंक्लूजन लिखिए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि कंक्लूजन आप लोग अपने हिसाब से लिखिए, कंक्लूजन को मत छापिए, जो आपको समझ में आया वही लिखिए कंक्लूजन, ठीक है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।